जब ब्रिटिशर्स का राज आया तो उन्होंने मुसलमानों की बहुत सी वक्फ की जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। नेहरू ने इंडियन वक्फ एक्ट पास किया और प्रावधान किया कि इंदिरा गांधी ने सभी चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिख के कहा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज को खाली कर दें। सच्चर कमेटी ने कहा कि वक्फ में मिसमैनेजमेंट इतना है कि 6 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद भी 30% से ज्यादा मुसलमान एकदम गरीबी में जी रहे हैं। जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था उससे पहले इस देश में भाजपा और मोदी का शासन नहीं था, उससे पहले कांग्रेस का शासन था। नई दिल्ली में राजधानी बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सी वक्फ जमीनें घेर ली, जो आगे चलकर एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है। हमने दिल्ली के 3 इलाकों की पड़ताल की, जहां मंदिर ही नहीं, बस अड्डा, सड़क और यहां तक कि कूड़ा घर पर भी वक्फ अपना दावा जता रहा है। 2004 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एंटीलिया कमर्शियल को एक नोटिस दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर पैसे का लेन देन हो जाता है। लेकिन मोदी सरकार के नए नियम से देश की बहुत सी मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर संकट आने वाला है। ये है वो जामा मस्जिद जहां पर कुछ ही देर पहले क्रेन के जरिए पूरे सामने के अवैध निर्माण को ढा दिया गया है। अफवाहें फैलाई गईं कि अगर वक्फ ने कह दिया कि ये जमीन उनकी है तो वो उनकी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सके। नए कानून के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी जिसको सरकार अपनी बताती है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी, बल्कि सरकार की हो जाएगी। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। अगर आप हिंदू हैं तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि किसी उदार हिंदू ने अपनी संपत्ति गौशाला के नाम कर दी, अपना खेत शमशान के नाम कर दिया। वैसे ही अगर कोई मुसलमान अपनी संपत्ति दान करके समाज हित के कार्य करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि मुस्लिम परोपकार करने के लिए अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम करते हैं। अगर कोई संपत्ति अल्लाह के नाम एक बार कर दी गई तो उसे सिर्फ समाज हित में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। वक्फ किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे मदरसे के लिए, अनाथालय के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, टॉम के लिए, अस्पतालों के लिए, गरीबों को खाना खिलाने के लिए, हज भेजने के लिए और फकीरों के कपड़ों और खाने के लिए भी वक्फ किया जाता है। वक्फ की संपत्ति से जो इनकम होती है उससे इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। मानकर चलिए कि किसी जिले में ऐसी डेड बॉडीज हैं जिन्हें कोई लेने नहीं आता और कोई मुसलमान चाहता है कि ऐसे लोगों का भी अंतिम संस्कार होना चाहिए, तो मानकर चलिए वो अपनी 2 बीघा जमीन अल्लाह के नाम कर देगा। अब इस जमीन से जो इनकम आएगी उससे अननोन डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार होता रहेगा। ये वक्फ का कॉन्सेप्ट है। वक्फ के पर्पज को पूरा करने के लिए उसके डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करने का जिम्मा एक आदमी को दिया जाता है, जिसे मुतवल्ली कहा जाता है। जो आदमी वो वक्फ बना रहा होता है या वो संपत्ति जो दान कर रहा होता है, वही मुतवल्ली को अपॉइंट भी करता है। इसके लिए वक्फ के एग्रीमेंट के हिसाब से एक फिक्स्ड इनकम दी जाती है। कई बार मुतवल्ली की जगह ये काम एक कमेटी को दिया जाता है। एक राज्य में जितनी भी वक्फ संपत्तियां होती हैं उन्हें देखने का काम उस राज्य के वक्फ बोर्ड का होता है। अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया या वक्फ बोर्ड कहता है कि फलाने आदमी ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस पर अतिक्रमण कर लिया है, तो ऐसे में केस जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल के हाथ में। अब वक्फ ट्रिब्यूनल तय करेगा कि कोई जमीन वक्फ की है या नहीं है। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक वक्फ बोर्ड और एक वक्फ ट्रिब्यूनल। और मार्केट में आज जो सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं वो इन्हीं 2 नामों के अराउंड फैलाई जाती हैं। पहले कि अगर वक्फ वालों ने बोल दिया कि ये ज़मीन वक्फ की है तो वो ज़मीन वक्फ की हो जाएगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड ने अगर बोल दिया कि ये ज़मीन वक्फ की ही है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और तीसरा कि वक्फ के मामलों में वक्फ बोर्ड ही अपने केस को सुनता है।
तो जो वक्फ ने बोल दिया वो फाइनल है, ना अपील और ना दलील। लेकिन सच्चाई इसके एकदम उलट है। सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए अंत तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें थोड़ी देर के लिए वक्फ की हिस्ट्री से गुजरना होगा। वक्फ इस्लामिक कल्चर का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इंडिया में भी 12वीं सेंचुरी से ही, सल्तनत काल से ही वक्फ बनने लगे थे। उसके बाद मुगल काल आता है, उसमें भी वक्फ में संपत्ति बहुत ज़्यादा दान में दी जाती है। मुगल टाइम में बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ में दान की गईं। ब्रिटिश हिस्टोरियन W.W. हंटर ने अपनी बुक इंडियन मुसलमान्स में लिखा है कि बंगाल का चौथा हिस्सा वक्फ के काम में था। वक्फ के काम सही से हो रहे हैं या नहीं, ये सुपरवाइज करने का काम पहले काजी करते थे। काजी एक तरह से मुस्लिम समाज में जज होता था। इंडिया में वक्फ का सबसे पहला रेफरेंस साल 1185 में आता है। ऐनुल मुल्क मुल्तानी की किताब इंसाए महरू में मेंशन्ड है कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 विलेज डोनेट किए थे। एक तरह से जब भारत के एक बड़े हिस्से पर मुस्लिम राजाओं का राज आया तो उस वक्त बहुत सी ज़मीनें वक्फ के काम में दान दी गईं। लेकिन मुगलों के पतन के बाद अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज राज के समय भी वक्फ का काम होता था, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि वक्फ ज़मीनों पर उनका कंट्रोल हो जाए और नए सिरे से व्यवस्था चलाई जाए। इसलिए 1810 में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो नए रूल्स और रेगुलेशंस लाएंगे और काजी वाली व्यवस्था को खत्म करेंगे। अंग्रेजी राज में काजी का काम अंग्रेजी सरकार के जजों में आ गया। वक्फ के नियम कानून और उसकी इंटरप्रिटेशन का काम भी इंग्लिश जजेस के पास आ जाता है, जिन्हें वास्तव में इस्लाम के नियम और कानून के बारे में ज़्यादा अधिक मालूम नहीं था। इस तरह वक्फ ज़मीनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और इनकी इनकम को ईसाइयत यानी क्रिश्चियनिटी और इंग्लिश एजुकेशन को आगे बढ़ाने में शुरू कर दिया। साल 1863 में ब्रिटिशर्स रिलीजियस इंडोनमेंट एक्ट लेकर आते हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने वक्फ की संपत्तियों के लिए अपने मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वक्फ की सारी संपत्तियों पर अपने कब्जे कर लिए, जिसका मुस्लिम समाज ने खूब विरोध किया। 1900 आते आते वक्फ का मामला इंडिया के मुस्लिम नेताओं के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है और वक्फ रिफॉर्म और नेशन वाइड वक्फ लॉज की डिमांड बढ़ने लगती है। इस कारण अंग्रेजों ने 1913 और 1930 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 पास करके वक्फ को मान्यता दे दी। मतलब अंग्रेजों के नियमों ने भी मान लिया कि वक्फ लीगल है और ये एग्जिस्ट करता है और मुसलमानों को वक्फ करने का धार्मिक अधिकार है। लेकिन जब साल 1947 में पार्टीशन होता है तो वक्फ का मसला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा पार्टीशन के कारण पाकिस्तान चला जाता है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं और वक्फ की ज़मीनें जो परोपकारों के लिए दान दी गई थीं वे यूं ही पड़ी रह जाती हैं। इनमें से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को सरकार ने ले लिया और उसमें अपने ऑफिसेज वगैरह बना लिए और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पर आम लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने ही कब्जा कर लिया। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही पड़ी रह गई क्योंकि वहाँ पर कोई मुसलमान बचा ही नहीं। इस कारण दोबारा से वक्फ संपत्ति का अच्छा मैनेजमेंट करने की बात होने लगी। साल 1954 में नेहरू सरकार ने इंडियन वक्फ एक्ट पास किया। इसके हिसाब से हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा। इसी तरह साल 1959 में पब्लिक वक्फ एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट पास किया गया। इसके तहत वक्फ मैनेजमेंट या कहें कि वक्फ बोर्ड छोड़ दी गई वक्फ प्रॉपर्टीज की रिकवरी और पोजेशन के लिए क्लेम्स फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है तो वक्फ बोर्ड या वक्फ मैनेजमेंट उसे छुड़वाने के लिए क्लेम कर सकता है। ये एक्ट कुछ साल के लिए ही बना था, लेकिन ये एक्सटेंड होता रहा और अभी तक चल रहा है। इसी तरह साल 1964 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया क्योंकि पता चला कि खुद केयरटेकर यानी मुतवल्लीज ही वक्फ बोर्ड की नॉलेज के बिना ही प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं, यानी वक्फ की ज़मीनों को बेच रहे हैं। इसलिए वक्फ कानून में संशोधन करके वक्फ बोर्ड्स को ये पावर दी गई कि वे मुतवल्लीज के खिलाफ एक्शंस ले सकते हैं। साथ में सिया समाज से संबंधित वक्फ संपत्तियों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाने का प्रोविजन भी किया गया। लेकिन अभी भी वक्फ प्रॉपर्टीज का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल रहा था। वक्फ की ज़मीनों पर भूमाफिया, पॉलिटिशियंस और मुतवल्लीज कब्जा करते जा रहे थे। लंबे डिस्कशन के बाद साल 1995 में वक्फ एक्ट लाया गया। वक्फ के कानूनी इतिहास में यही एक्ट सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। वक्फ एक्ट 1995 में प्रावधान किया गया कि वक्फ की ज़मीनों के मैनेजमेंट के लिए राज्यों के पास अपने वक्फ बोर्ड होंगे। उस वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन होगा।
जो मुस्लिम समाज से ही होगा, और इसके अलावा एक या अधिकतम 2 सदस्यों को उस राज्य के मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक और स्टेट बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य और मुतवल्लीज मिलकर चुनेंगे, लेकिन इन सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। राज्य की वक्फ बोर्ड में एक ऐसा भी सदस्य होगा जिसे टाउन प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, फाइनेंस, एग्रीकल्चर आदि किसी क्षेत्र में नॉलेज होगी। इस सदस्य को राज्य सरकार मनोनीत करेगी। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा एक ऐसे सदस्य को भी नॉमिनेट किया जाएगा जिसे शिया और सुन्नी इस्लामिक थ्योरीज की नॉलेज होगी। इसी तरह बोर्ड में एक अधिकारी को भी राज्य सरकार की तरफ से मेंबर बनाने के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, जो कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा। वक्फ कानून 1995 ने तय किया कि कोई भी मंत्री वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता। एक तरह से 1995 के वक्फ एक्ट से हर राज्य में जो वक्फ बोर्ड बनने थे, जिनका जो प्रावधान लाया गया, उनमें सभी सदस्य मुस्लिम होने थे, जैसे बाकी धर्मों के बोर्ड और ट्रस्ट में होता है। लेकिन ये बोर्ड मुस्लिमों का कोई प्राइवेट संगठन नहीं है, बल्कि राज्य सरकार का बनाया हुआ बोर्ड है, और इन बोर्ड्स को काम दिया गया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज के मिसयूज पर रोक लगाएंगे। वक्फ एक्ट 1995 में ही वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसका काम था कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर कोई विवाद है तो इस पर सुनवाई करेगा। इसलिए यहां पर थोड़ा वक्त वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में जानने में खर्च करते हैं। ट्रिब्यूनल दरअसल कोर्ट्स होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों जैसे रेलवे, टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन आदि में ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं ताकि इन मामलों की जल्दी सुनवाई हो सके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर कम से कम बर्डन पड़े। ट्रिब्यूनल बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उस क्षेत्र का टेक्निकल नॉलेज होना है। नॉर्मल जजेस को बहुत से क्षेत्र की नॉलेज नहीं होती, इसलिए सरकार की तरफ से इस तरह के स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, जैसे सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, आर्म्ड फोर्सेज का भी ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो पर्यावरण को देखता है, और ऐसे ही रेलवे ट्रिब्यूनल है। उसी तरह ही सरकार ने वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए हैं। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 83 के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल में एक सदस्य स्टेट जुडिशियल सर्विस का होगा, मतलब एक सरकारी जज होगा जो डिस्ट्रिक्ट सेशन और सिविल जजेस यानी क्लास 1 के लेवल से कम रैंक का नहीं होगा। यही आदमी वक्फ ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होगा। एक सदस्य स्टेट सिविल सर्विस से होगा, मतलब पीसीएस से आएगा, जो एडीएम लेवल की रैंक से कम नहीं होगा। और एक सदस्य ऐसा होगा जिसे मुस्लिम लॉ के बारे में जानकारी होगी, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस के बारे में भी जानकारी होगी। इस तरह वक्फ ट्रिब्यूनल पूरी तरह सरकारी होता है, पूरी तरह निष्पक्ष और गैर मजहबी, जैसे बाकी सिविल कोर्ट्स होती हैं। जैसे कस्टम के केस कस्टम ट्रिब्यूनल में जाते हैं उनकी टेक्निकलिटी की वजह से, वैसे ही वक्फ प्रॉपर्टी की टेक्निकलिटी की वजह से वक्फ प्रॉपर्टी के केस वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते हैं। ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता है, जैसे बाकी ट्रिब्यूनल्स का भी होता है, और होगा ही, वो कोर्ट्स ही होते हैं। चूंकि वे स्पेसिफिक पर्पज के लिए होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रिब्यूनल बोल दिया जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि इसका फैसला अंतिम है और इसके मामले में आप किसी और जगह सुनवाई के लिए नहीं जा सकते। ये पूरी तरह झूठ है। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 83 के 9वें पार्ट के अनुसार हाईकोर्ट वक्फ से जुड़े वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा सुने गए मामले के रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकती है, ये देखने के लिए कि ये सब लीगली तरीके से हो रहा है या नहीं। और अगर हाई कोर्ट को कुछ गलत लगता है तो ट्रिब्यूनल के फैसले बदल भी सकती है, संशोधित भी कर सकती है वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ। एक अफवाह और उड़ाई जाती है कि वक्फ बोर्ड जिस चाहे जमीन पर हाथ रख देगा और वो जमीन उसकी हो जाएगी। अब इसकी हकीकत जान लीजिए। दरअसल देश में मुस्लिम समाज से आने वाले बहुत से लोगों ने गरीब लोगों और समाज हित के लिए बहुत सी संपत्तियां दान में दी थी, जिनमें से बहुत सी संपत्ति पर आज खुद सरकार का और भू माफियाओं का कब्जा है। इसलिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट ये कि अगर कोई अपनी संपत्ति समाज हित या धर्म के हित में दान देना चाहता है तो ये आसान काम नहीं है। पहले वक्फ बोर्ड की तरफ से उस संपत्ति का सर्वे किया जाएगा, बाद में प्रशासन की तरफ से सर्वे किया जाता है, और जब ये क्लियर हो जाता है कि अमुक संपत्ति उसी व्यक्ति की है, तभी कोई संपत्ति वक्फ की जा सकती है, अन्यथा नहीं। वक्फ होने के बाद वह संपत्ति अल्लाह के नाम हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने उस जमीन का अतिक्रमण कर रखा है या पहले से वक्फ की हुई जमीन पर कब्जा करके बैठा है, तो इसकी सूचना मिलने पर सरकार द्वारा बनाई गई वक्फ बोर्ड की तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी वक्फ का सीईओ उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगा जिसने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है, और इसके साथ ही वक्फ की तरफ से इंक्वायरी भी की जाएगी कि वह जमीन वक्फ की है या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। अगर वक्फ इस बात से कन्विंस हो जाएगा कि हाँ ये संपत्ति वक्फ की है और इस पर कब्जा किया हुआ है, तो वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन देगा कि वक्फ की हुई जमीन पर से कब्जा हटवाया जाए। फिर वक्फ ट्रिब्यूनल तय करेगा कि जमीन वक्फ है या नहीं है और इसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन देगा। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो
तो वो हाईकोर्ट जा सकता है। और ये चीज़ किसी भी धर्म से जुड़ी हुई जमीन और संपत्ति को लेकर हो सकती है। हर जगह लगभग यही प्रोसेस है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वक्फ बोर्ड में अलग से कोई प्रावधान है। दरअसल वक्फ बोर्ड वैसे ही है जैसे बाकी धर्मों के मंदिर मठों के लिए कानून और ट्रस्ट बनाए जाते हैं, जैसे श्री जगन्नाथपुरी एक्ट है 1955 का, श्री सिद्धि विनायक गणपति टेम्पल ट्रस्ट एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट है, और अभी हाल ही में जैन बोर्ड बनाए जाने की भी बात चल रही थी। सिखों के गुरुद्वारों को चलाने का काम भी सिखों के द्वारा ही गुरुद्वारा कमेटी करती है। सब धर्मों के ट्रस्ट और बोर्ड्स को उनके ही धर्म से जुड़े लोग चलाते हैं, दूसरे धर्म का नहीं चलाता। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी धर्म या वर्ग को ये ना लगे कि सरकार उनके धर्म के काम में हस्तक्षेप कर रही है। वैसे ही वक्फ है, वक्फ से रिलेटेड नियम लगभग ये रहे जो हमने आपको अभी तक बताए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वक्फ की जमीन कितनी है और असल में वक्फ बोर्ड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन रेलवेज और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के बाद वक्फ बोर्ड इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8.72 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज में लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से 80% रूरल एरियाज में है और 20% अर्बन एरियाज में है। इंडिया में टोटल 32 वक्फ बोर्ड हैं और जिनमें से शिया वक्फ बोर्ड हैं और हर वक्फ बोर्ड को लगभग 200 लोग कंट्रोल करते हैं। साल 2005 में मुस्लिम समाज की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन को स्टडी करने के लिए एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, जिसको सच्चर कमेटी कहा जाता है। सच्चर कमेटी ने पाया कि वक्फ प्रॉपर्टीज की जो बुक वैल्यू है वो 6000 करोड़ रुपए के अराउंड है और इनकी मार्केट वैल्यू तो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज से जो एनुअल इनकम आती है वो सिर्फ 153 करोड़ रुपए है। अब सच्चर कमेटी का कहना था कि अगर इन प्रॉपर्टीज को एफिशिएंटली यूज किया जाए, यानी ढंग से यूज किया जाए, तो ये साल में 10% की इनकम दे सकती हैं, यानी कि 12,000 करोड़ के आसपास। अब कहाँ 163 करोड़ रुपए और कहाँ 12,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं था। सच्चर कमेटी के हिसाब से अगर वक्फ सिस्टम ही ढंग से काम करे तो वो गरीब मुसलमानों की बहुत मदद कर सकता है। लेकिन कोई अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है और साथ में इनएफिशिएंट यूज भी हो रहा है और इसकी वजह से वक्फ सिस्टम का एक बड़ा पार्ट मुस्लिम कम्युनिटी में पॉवर्टी के एलिमिनेशन को लेकर सीरियस नहीं है। सच्चर कमेटी के हिसाब से वक्फ में मिसमैनेजमेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद भी 30% से ज़्यादा मुसलमान लगभग गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। सच्चर कमेटी ने यह भी बताया कि जहां पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज का एफिशिएंट यूज हो रहा है वो 20% तक का एनुअल रिटर्न निकालने में कामयाब हो रही हैं। बहुत सी वक्फ प्रॉपर्टी पूरे देश में प्राइम लोकेशंस पर हैं। अगर इनका ढंग से इस्तेमाल हो, यानी इनका यूज हो, तो इनकी मार्केट वैल्यू और इनकम दोनों बढ़ जाएगी। दरअसल वक्फ के मामले में 3 मेजर इश्यूज आते हैं। पहला तो यह है कि वक्फ ऑफिशियल्स जो हैं वो इन प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा ये कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जो ऐसे ही पड़ी हुई प्रॉपर्टीज हैं, उन पर इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तीसरा ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई है तो उस पर जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत लेंथी है और बहुत एक्सपेंसिव है। सच्चर कमेटी ने यह भी कहा कि ऐसे बहुत से केसेज हैं जहां मुतवल्लिज वक्फ को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे दरगाह में जो ऑफरिंग्स आई, पैसे आए, वो खुद रख लिए और प्रॉपर्टीज सस्ते में रेंट पर दिखा दी और बाकी पैसा खुद ले लिया। कहीं पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनना था तो उसकी जगह दुकानें बना दी। इसके अलावा इंक्रोचमेंट जो हुआ वो प्राइवेट लोगों ने तो किया ही, सरकार और उसकी एजेंसीज ने भी किया। इंक्रोचमेंट भी 2 तरह के होते हैं, एक पूरी तरह से कब्जा जिसमें कोई रेंट या किसी भी तरह का पेमेंट नहीं दिया जाता, और दूसरा जिसमें बहुत साल पहले कोई रेंट तय हुआ था और उसको बढ़ाया ही नहीं जा रहा। साथ में प्राइवेट इंक्रोचमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन पे सालों साल केसेस चलते रहते हैं। अब वक्फ बोर्ड पर जो सरकारी इंक्रोचमेंट है उससे प्रॉब्लम ये आती है कि वक्फ सिस्टम में सुधार जब हो तब जब खुद सरकार वक्फ की ज़मीनों को सही रेंट पे करे। 1970 के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सब चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिख के कहा कि वो या तो वक्फ प्रॉपर्टीज को खाली करें या उनको सही मार्केट वैल्यू पर खरीद लें या उन्हें लीज पर लेकर मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेंट पे करें। वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर दिल्ली में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। नई दिल्ली बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 1911 और 15 में बहुत बड़े क्षेत्र एक्वायर कर लिए। इनमें वक्फ की प्रॉपर्टीज भी थी और इनमें से बहुत से केसेज में कंपनसेशन दिया ही नहीं गया।
आगे साल 1940 में 42 केसेज में सरकार ने वक्फ बोर्ड के उत्तराधिकारियों के साथ इंडिविजुअल एग्रीमेंट किए कि ये रिलीजियस पर्पज के लिए ही इस्तेमाल होंगी। उसके बाद 1970 में सरकार ने बहुत सी प्रॉपर्टीज, जिनमें से ये 42 केसेज शामिल थे, इनको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। इसके खिलाफ लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो दोनों ही सरकारी एजेंसीज हैं, इन्होंने 300 केसेस फाइल कर दिए। इसके बाद 1974 से 1984 तक कई हाई पावर्ड कमेटियां बनाई गईं और उन्होंने ये डिस्प्यूट एग्जामिन किए। इन कमेटीज ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज के मामले में ये साफ है कि इनको वक्फ क्लासीफाई किया जाए और दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके अलावा 40 और ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो वक्फ थी लेकिन वो सरकारी प्रॉपर्टीज के अंदर आती थी, जैसे पब्लिक पार्क्स आते थे। ऐसे केसेज में डिसाइड किया गया कि इनकी ओनरशिप सरकार के पास रहेगी, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड भी इनको यूज कर सकता है। लेकिन इस मामले पर जून 1984 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस डिसीजन पर स्टे ऑर्डर लगा दिया कि इन प्रॉपर्टीज का स्टेटस को मेंटेन किया जाए, यानी कि जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए और इनका पोजीशन सरकार के पास ही रखा जाए। अब सरकार ने बोला कि हमने डिसाइड करके ये 123 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दी थी, यानी दी हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक इस स्टे के इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग 30 साल तक इन प्रॉपर्टीज पर कोई नया डिसीजन नहीं हुआ। इन प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू सच्चर कमेटी ने 2005 में 6000 करोड़ बताई थी और अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद लगभग 8 साल बाद सरकार ने इस केसेज में कुछ नहीं किया। 2014 के जब लोकसभा चुनाव आए तो उससे 1 महीने पहले मनमोहन सरकार ने ये प्रॉपर्टीज डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी, लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही सरकार बदल जाती है और केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब इसके बाद कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकती है, यानी सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार ने 2021 में इस पर एक 2 मेंबर की कमेटी बनाई और इस कमेटी ने कहा कि सरकार ये प्रॉपर्टीज वापस ले ले। अब इस कमेटी ने कहा कि हमने वक्फ बोर्ड से इस पर जवाब मांगा और उन्होंने हमको ना ही कोई जवाब दिया और ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन किया, तो हमने ये प्रॉपर्टीज सरकार को देने का डिसाइड किया है। इस तरह फरवरी 2023 में यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये प्रॉपर्टीज वापस लेने का ऑर्डर दे दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस से इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चला जाता है और अब तक इस पर भी कंटिन्यू हियरिंग चल रही है। मतलब 100 साल से ऊपर हो गया है और सरकार इन प्रॉपर्टीज के साथ बॉल खेल रही है। एक पार्टी पावर में आती है जो इन प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे देती है, जो कि उसकी थी ही, और फिर दूसरी पार्टी आती है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड से ये जमीनें छीन लेती है। वक्फ के ऊपर सिर्फ सरकारी प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि मॉन्यूमेंट्स को लेकर भी सवाल उठते हैं। जैसे साल 2005 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया। इसके खिलाफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि ताजमहल एक 17वीं शताब्दी का मॉन्यूमेंट है और मुगलों का था। मुगलों के स्ट्रक्चर्स ब्रिटिश के पास आए और फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गए और इनको ASI मैनेज करती है, यानी सरकार की एजेंसी इसे मैनेज करती है। इस पर वक्फ बोर्ड का कहना था कि शाहजहां ने इसको वक्फ डिक्लेयर किया था और इस बेंच ने कहा कि इस केस में वक्फ बोर्ड को शाहजहां की ओरिजिनल डीड कोर्ट में प्रोड्यूस करनी चाहिए और शाहजहां के सिग्नेचर दिखाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में कौन मानेगा कि ताजमहल वक्फ बोर्ड का है और ये सब मैटर्स लाकर कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो अब ताजमहल की ओनरशिप क्लेम नहीं करेगा। इसी तरह साल 2002 में मुकेश अंबानी की कंपनी एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने करीम बॉय इब्राहिम बॉय खोजा में एक 21 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी। ये लगभग 4532 स्क्वायर मीटर का लैंड था और इस लैंड की वैल्यूएशन 2002 में 200 करोड़ और 2007 में 500 करोड़ के आसपास थी, लेकिन एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने इसे सिर्फ 21 करोड़ में खरीद लिया। 2004 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एंटीलिया कमर्शियल को एक नोटिस दिया और उन्हें एक्सप्लेन करने को कहा कि वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को वापस क्यों ना ले। तब से लेकर अभी तक इस लैंड को ओनरशिप को लेकर टसल चल रही है। दरअसल करीम बॉय इब्राहिम बॉय खोजा ऑर्फनेज को साल 1892 में खोजा कम्युनिटी के अनाथ लड़कों को एजुकेशन और मेंटेनेंस देने के लिए बनाया गया था। इसके संविधान के हिसाब से एक धार्मिक टीचर भी अपॉइंट किया गया था जो बच्चों को कुरान के प्रिंसिपल्स पढ़ाएगा। अब इसी की वजह से ये ट्रस्ट वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर माना जा सकता था। मतलब पहले ये बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत ही आता था, पर 1995 के वक्फ एक्ट के बाद ये वक्फ प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ गया। साल 2004 में जब बोर्ड ने
ट्रस्ट से एक नोटिस देकर पूछा कि इस लैंड की ट्रांजैक्शन से पहले उनकी परमिशन क्यों नहीं ली गई, तो ट्रस्ट ने इसे वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया, जो वक्फ के केस देखती है। 1 साल केस चलने के बाद ट्रस्ट ने मान लिया कि ये जमीन वक्फ है और बोर्ड को 16 लाख रुपए में सेटलमेंट करने का ऑफर दे दिया, जो बोर्ड ने मान लिया और पैसे लेकर सूट विथड्रॉ कर लिया, यानी केस वापस ले लिया और साथ ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया। लेकिन फिर भी बोर्ड के सीईओ ने एक रेजोल्यूशन इशू कर दिया जिसमें उन्होंने इस सेल पर दोबारा विचार करने के लिए सोचा। इससे ट्रस्ट ने एक रिट पिटीशन फाइल कर दी और वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये सेल वक्फ लॉ के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जो वक्फ मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। इस डिसीजन की वैसे भी बहुत क्रिटिसिज्म हुई, क्योंकि इतनी महंगी और बड़ी प्रॉपर्टी के लिए 16 लाख रुपए बहुत अनरीजनेबल सेटलमेंट अमाउंट था। साल 2007 में सरकार ने एक 1 मैन कमीशन बनाया जिसमें जज एटी AK शेख को बहुत सी वक्फ प्रॉपर्टीज की लीगैलिटी पर जांच करने को कहा। साल 2008 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के CEO AR शेख ने इस लैंड को रिस्टोर करने के लिए एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की, लेकिन अगले ही दिन उनका ट्रांसफर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है। 2010 तक इस इश्यू को काफ़ी अटेंशन मिलने लगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBI इंक्वायरी का सुझाव दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बस स्टेट के लॉ और जुडिशरी डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया, जिसने कहा कि जज शेख की इंक्वायरी के चलते CBI की जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और महाराष्ट्र में साल 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की ही सरकार थी, यानी इस पूरे मामले के दौरान सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी और केंद्र और राज्य दोनों में। इस बीच 1 दिसंबर 2010 के दिन माइनॉरिटी अफेयर्स सेक्रेटरी विवेक मल्होत्रा ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि इस सेल में वक्फ एक्ट का वायलेशन हुआ है और उन्हें CBI इंक्वायरी करवानी चाहिए। इस डील में बच्चों से ऑर्फनेज छीना गया है, अनाथालय छीना गया है और वक्फ को भी फाइनेंशियली लॉस हुआ है। सेंटर इस मामले में निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि वक्फ स्टेट के मैटर हैं, यानी राज्य सूची में आता है। इस वक्त के विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से, जो भाजपा से बिलोंग करते थे, उन्होंने ये बात भी उठाई कि क्या सच में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी को सिर्फ 21 करोड़ में बेचा गया, और ये भी कहा गया कि ये जमीन वक्फ है तो इसको बेचने के लिए चैरिटी कमिश्नर की परमिशन का कोई मतलब भी नहीं है। जब वो जमीन ही वक्फ की है तो चैरिटी कमिश्नर क्या कर लेगा। 21 सितंबर 2011 के दिन जस्टिस DK देशमुख और अनूप V मेहता की बेंच ने वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ फाइल की गई एक पिटीशन पर वर्डिक्ट दिया। इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बिना वक्फ का सर्वे किए वक्फ बोर्ड बनाना गलत था। इस मुद्दे को लेकर अप्रैल 2015 में वक्फ बोर्ड ने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें इस डील को लेकर काफ़ी इरेगुलरिटीज को पिन पॉइंट किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि वक्फ के 9 मेंबर्स में से सिर्फ 5 ने इस सेल को मंजूरी दी थी। वहीं जज शेख ने कहा कि ये वक्फ के सेक्शन 32 के खिलाफ था, जिसके हिसाब से 2/3 मेजोरिटी का होना जरूरी है, यानी 9 में से 6 लोगों की परमिशन की जरूरत थी, जबकि यहाँ सिर्फ 5 मेंबर की सहमति थी। हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि चैरिटी कमिश्नर का वक्फ लैंड पर फैसला देने का कोई हक नहीं है, तो उस परमिशन की कोई वैल्यू नहीं है। इसे लेकर जुलाई 2017 में हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा। नवंबर 2017 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के CEO संदीप तड़वी ने एफिडेविट फाइल किया कि इस लैंड पर बन रहा घर एंटीलिया इलीगल है। वक्फ की जमीनों को लेकर इंडिया टुडे ने साल 2017 में एक इन्वेस्टिगेशन भी की थी, जिसे उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा लैंड स्कैम कहा। इसमें वक्फ प्रॉपर्टीज के मुतवल्लीज प्रॉपर्टीज को न सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टीज की तरह ट्रीट कर रहे थे बल्कि बेच भी रहे थे। मेरठ में एक वक्फ मस्जिद और मजार का मुतवल्ली कमर अहमद अंडर कवर रिपोर्टर को 680 स्क्वायर यार्ड वक्फ की जमीन को बेचने को तैयार था। यह आदमी एक लॉयर था जिसके पास प्रॉपर्टी को सील करने का कोई राइट नहीं था, लेकिन इसने वक्फ बोर्ड का एक फर्जी परमिशन लेटर बनाया हुआ था जिससे यह प्रॉपर्टी को बेचने को तैयार था। यहाँ यह आदमी 680 स्क्वायर यार्ड के 1.35 करोड़ रुपए मांग रहा था। इसने कहा कि सारा पेमेंट कैश में ब्लैक में होगा और मैं अभी आपको रिसीट दे दूंगा। कमर अहमद का कहना था कि प्रॉपर्टी बेची जा सकती है अगर वो वक्फ बोर्ड वालों को इस कमाई का हिस्सा दे, तो उसको 25% वक्फ बोर्ड को देना होगा और सब वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर के थ्रू होगा। इसी तरह सीतापुर में अब्दुल हमीद, जो प्रॉपर्टी नंबर 4181 का मुतवल्ली था, वो 4000 स्क्वायर यार्ड ज़मीन देने को तैयार था और कह रहा था कि इसमें वक्फ बोर्ड का जो भी सपोर्ट लगेगा मैं ऑर्गेनाइज कराऊंगा। इसका कहना था कि या तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी या फिर 90 साल की लीज दे दी जाएगी और ये 3.5 लाख पर बीघा पर
रेट पर होगी। साथ में उसको वक्फ बोर्ड का पेट भी भरना होगा जिससे वो कोई ऑब्जेक्शन ना करे। इसी तरह मेरठ में हाजी अब्दुल समद नाम का एक मुतवल्ली जो कब्रिस्तान तक को बेचने को तैयार था। ये नेशनल हाईवे पर प्रॉपर्टी थी जो 750 स्क्वायर यार्ड की थी, जिसमें 150 स्क्वायर यार्ड का टॉम था। इसने कहा कि मैं 99 साल के लिए आपको लीज करा दूंगा और टॉम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाकर एक पूरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इसने ये भी कहा कि जो भी होगा वो वक्फ बोर्ड अप्रूव करेगा और आजकल वक्फ बोर्ड वाले पुलिस वालों से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसी तरह ग्रेटर नोएडा का कासना कब्रिस्तान भी बिकाऊ था और यहाँ जो मुतवल्ली माफिया के थ्रू डील कर रहा था और ये 20,000 स्क्वायर यार्ड के पैसे देकर 25,000 स्क्वायर यार्ड देने को तैयार था। इसने कहा कि हम ब्लैक में वक्फ बोर्ड को रिश्वत देते हैं, साथ में दिखावे के लिए 1-2 लाख की वाइट डोनेशंस भी दिखा देंगे। साल 2019 में तब के माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में कहा कि वक्फ बोर्ड की टोटल 16,937 प्रॉपर्टीज पर इंक्रोचमेंट हो रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा पंजाब में है जहाँ पर 5610 प्रॉपर्टीज पर कब्जा है, मध्य प्रदेश में 3240 पर है, वेस्ट बंगाल में 2082 पर है, तमिलनाडु में 1335 पर और कर्नाटक में 800 करीब प्रॉपर्टीज पर कब्जा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह का लैंड अगर बिक भी जाए तो भी वो लीगली वैलिड नहीं है। कुछ सालों के बाद वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बदल जाएंगे और वो वापस से इस तरह की प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर सकते हैं। इंडिया में प्रॉपर्टी पेपर्स और लॉज का मिसयूज कितना होता है ये आपने सुना ही होगा। और इसके अलावा ये भी केस सामने आए हैं कि वक्फ बोर्ड कभी कभी किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर देता है जो उसको लगता है कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, जैसा कि हमने ताजमहल के केस में देखा। जैसे तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने एक पूरे के पूरे गांव को अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के तिरुचेंदुरई गांव में एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की तो उसको बताया गया कि वो वक्फ बोर्ड की है और उसको वक्फ बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। फिर पता चलता है कि पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का निकल जाता है। अब जब गांव वाले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑफिस में गए तो पता चला कि उस इलाके में मुस्लिम्स के रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं है और वक्फ बोर्ड का दावा झूठा है। इसके बाद वक्फ बोर्ड और विलेजर्स की बात हुई और विलेजर्स को ज़मीन बेचने की परमिशन मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि लोग अपनी ज़मीन बेच सकते हैं, लेकिन इस घटना के बाद इस ज़मीन को खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि खरीदारों के मन में डर आ गया है कि कहीं कोई आ जाए, कल को कोई नया कानून आ जाए और वक्फ बोर्ड आ जाए और दोबारा से कह दे कि ये ज़मीन उनकी है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज पर राजनेताओं का भी कब्जा है। जैसे सैयद मोहम्मद एजाज जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने प्रयागराज में अकबरपुर सल्लापुर में अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कई बीघा दान दे दिए और वक्फ कर दिए। इस वक्फ का केयरटेकर कई महीने कैंसर का इलाज करा रहा था। तब उन दिनों फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर ये प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 करोड़ थी वो अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ की वाइफ जैनब को दे दी गई। इन प्रॉपर्टीज पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और बाद में केयरटेकर ने पुलिस में कंप्लेंट करके बताया कि जब इसने ऑब्जेक्शन किया तो इसको लाइफ थ्रेट्स दिए गए। हालांकि बाद में अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद प्रयागराज अथॉरिटीज ने इस लैंड पर बनी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। इसी तरह पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जुलाई 2023 में आरोप लगाया कि पंजाब के एक्स सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब के रोपड़ में मुख्तार अंसारी के 2 बेटों को वक्फ बोर्ड की प्राइम प्रॉपर्टी अलॉट की। ये जमीन कथित तौर पर अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को दी गई थी। इसी तरह गाजीपुर में जब वक्फ बोर्ड का सर्वे हुआ तो पता चला कि मुख्तार अंसारी ने शहर के बीचों बीच कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके उस पर होटल बनवा दिया और नीचे का हिस्सा बैंक को रेंट पर दे दिया। इसी तरह बाराबंकी में भी मुख्तार अंसारी के एसोसिएट्स ने यानी उनके करीबियों ने कब्जा करके एक कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया। मुख्तार अंसारी की वाइफ पर भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने फर्जी तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन खरीदी। इसी तरह आजम खान के ऊपर भी आरोप लगे कि उन्होंने रामपुर में सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा करके अपने लोगों को दे दी थी। ये प्रॉपर्टी रामपुर की रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। वक्फ बोर्ड के अफसरों का कहना है कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद आजम खान वक्फ मिनिस्टर थे और उन्होंने ये प्रॉपर्टीज अपने लोगों को दे दी थी। आगे साल 2022 में इन प्रॉपर्टीज पर यूपीसिया वक्फ बोर्ड ने पोजीशन ले लिया और रामपुर रॉयल फैमिली को इसका कस्टोडियन बना दिया। ऊपर की पूरी कहानी से 2 बातें तो समझ में आती हैं कि वक्फ का कॉन्सेप्ट अच्छा था और उसका उद्देश्य समाज के गरीब समुदाय की मदद करना या कहें कि समाज के ही किसी हित में लेना था। लेकिन समस्या यह है कि मामला जमीन का है और हर कोई चाहता है कि ये उनके पास आए या उनके लोगों के पास आए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम सरकार का है और उसकी मंशा का है कि वो क्या चाहती है। साल 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार एक नया बिल लेकर आती है जो वक्फ सिस्टम कैसे काम करता है उसको पूरी तरह बदल देगा। इस बिल के हिसाब से जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें एक यूनियन मिनिस्टर होंगे,
3 सांसद होंगे और 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि और 3 मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट्स होंगे। इसके अलावा इसमें 2 पूर्व जजेस होंगे और 4 पीपल ऑफ नेशनल रेप्यूट और सीनियर सरकारी ऑफिसर होंगे। इनमें से 2 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है वो ये है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम सरकारी ऑफिसर्स और सांसदों को धर्म के बेसिस पर नॉमिनेट नहीं करेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव जो है वो है सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच के विवादों का। इस नए कानून के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी जिसको सरकार अपनी बताती है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, चाहे ये इस एक्ट से पहले या बाद में वक्फ प्रॉपर्टी मानी गई हो। इसके अलावा सरकार के पास ये डिसाइड करने की पावर है कि कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लैंड है या वो वक्फ प्रॉपर्टी है। अगर कोई डाउट होता है तो उस केस में कलेक्टर अपने हिसाब से इंक्वायरी करेगा और स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देकर बताएगा कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है। इसका मतलब है कि अब तक वक्फ जमीन के डिस्प्यूट का केस वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता था, लेकिन अब कलेक्टर साहब ही अपने आप डिसाइड कर लेंगे और कलेक्टर जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता तब तक वो वक्फ प्रॉपर्टी भी नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा ये बिल रीडिफाइन करता है कि वक्फ प्रॉपर्टी कैसे मानी जाएगी। ये बिल वक्फ बाई यूज का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वक्फ बाई यूज क्या है। दरअसल जो 1995 का वक्फ लॉ है, इसके हिसाब से अगर कोई प्रॉपर्टी सालों से मुस्लिम्स के रिलीजियस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती आ रही है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती है, लेकिन नए बिल से ये प्रोविजन हटा दिया गया है। अब इसकी वजह से बहुत सी मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर संकट आ जाएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सी प्रॉपर्टी को अब वक्फ नहीं माना जाएगा और नए सिरे से जमीन के विवाद सामने आएंगे। इसके अलावा अभी कोई भी धर्म का व्यक्ति वक्फ कर सकता है, लेकिन इस नए बिल के बाद सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स ही वक्फ कर पाएंगे। साथ ही वक्फ बोर्ड को जो मनी रिसीव होगी वो सिर्फ विधवाओं, तलाकशुदा और अनाथों के लिए यूज की जा सकती हैं, वो भी सिर्फ सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कैग से यानी CAG से या किसी ऑफिसर से किसी भी वक्फ बोर्ड का ऑडिट करवा सकती है। ऊपर से देखें तो ये एक्ट बड़ा सही लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसलिए इस नए बिल का मुस्लिमों के भीतर से बहुत विरोध हो रहा है। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इस बिल से वक्फ प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट कंट्रोल में आ जाएंगी और उन पर और ज़्यादा इंक्रोचमेंट होगा। वहीं जमात इस्लामी हिंद के सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने इस पर कहा है कि ये बिल कलेक्टर राज ले आएगा और इस बिल को मुस्लिम कम्युनिटी से बिना किसी कंसल्टेशन के भी बनाया गया है। ये चैलेंजेस किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं हैं बल्कि हार्मफुल हैं। इस बिल पर संसद में काफ़ी डिबेट हुआ और आखिर में इस बिल को 21 मेंबर वाली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC को रेफर कर दिया गया, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद होंगे। इस कमेटी में BJP वाले यानी NDA गठबंधन के लोग ज़्यादा हैं। इसमें AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के इमरान मसूद और गौरव गोगोई और बीजेपी के जगदम्बिका पाल और निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट के समय ही वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाए गए हों, बल्कि वक्फ बोर्ड के काम को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं और ये वॉइसेज भी मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर से आई हैं। लेकिन इसका रास्ता ये नहीं लगता कि इसको सरकार को दे दिया जाए। सच ये है कि जिस तरह वक्फ में करप्शन है या कहें कि खामियां थी, लगभग सेम सरकारी दफ्तरों में और सरकारी ज़मीनों पर हैं। सरकार अपने ही सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाई। पूरे देश में सरकारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा हो रखा है। लाखों बीघा ग्राम समाज ज़मीनों पर लोगों के कब्जे हैं। हजारों केस चल रहे हैं। इसलिए वक्फ में जो इरेगुलरिटीज हैं, इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि सरकार को कंट्रोल दे दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार इसमें न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं है बल्कि एक पार्टी है। खुद सरकार पर वक्फ ज़मीनें दबाने के आरोप हैं, जैसा हमने दिल्ली वक्फ प्रॉपर्टीज के मामले में बताया है। वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में ही चलते रहे। बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज, मॉन्यूमेंट्स, पब्लिक पार्क्स ऐसे हैं जिनको सरकार अपना बताती हैं और वक्फ बोर्ड अपना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वक्फ बोर्ड के बीच में भी लंबी लड़ाई चलती आ रही है। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार की मुस्लिम्स को लेकर कोई खास अच्छी इमेज नहीं है, खासकर पिछले कुछ सालों में। अब यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम आपका भला करना चाहते हैं, लेकिन भला कैसे होगा ये आप हमको मत बताओ, हम डिसाइड करेंगे। अगर गवर्नमेंट को एक्चुअली में रिफॉर्म करने हैं तो वो मुस्लिमों के साथ कन्फ्रंटेशन के बजाय कंसेंसस बनाकर करना चाहिए। दूसरा ये कि सबको मालूम है कि वक्फ को लेकर ही नियम क्यों लाए जा रहे हैं, जबकि बाकी धर्मों, मठों, शमशानों की भी ज़मीनें हैं। सरकार उन्हें लेकर नियम नहीं लाई। वक्फ को इसलिए लाया गया क्योंकि उसके केंद्र में मुस्लिम हैं और वर्तमान सरकार को बार बार
मुस्लिमों को एक बैड लाइट में दिखाना है। इसलिए बीते सालों में सरकार जो भी नियम कानून लेकर आई वे सब मुस्लिमों पर केंद्रित हैं। इसलिए एक ऐसा एक्ट जो वक्फ में वाकई सुधार ला सकता था वो विवाद का विषय बन गया। जब जमीनें मुस्लिम समाज से संबंधित हैं तो उसके रखरखाव, नियंत्रण और देखभाल का जिम्मा भी उसी समुदाय के लोगों को दिया जाना चाहिए जैसे बाकी धर्मों का है। सरकार ने जानबूझकर इस तरह के नियम बनाए कि वक्फ में सुधार नहीं हो, पारदर्शिता नहीं आए, लेकिन विवाद जरूर आ जाए। सरकार को चाहिए कि वो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को सुने और वक्फ जमीनों के लिए जो बेस्ट हो वो उनसे बात करके सहमति करके करे। वक्फ विवाद को लेकर बनाया ये एपिसोड फिलहाल यहीं तक है। अगर आपको हमारी वीडियो से जरा भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हम देखते हैं कि आप में से बहुत से लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वक्फ पर आपका ओपिनियन क्या है और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।